नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में भाजपा की परिवर्तन यात्रा रैली में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि परिवर्तन यात्रा में भारी सैलाब उमड़ रहा है और लोग तृणमूल कांग्रेस की सरकार को बदलकर भाजपा की सरकार चाहते हैं। उन्होंने बताया कि बंगाल भी तेज विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। ममता बनर्जी के धरने पर उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग फर्जी वोटर्स को हटाने का काम कर रहा है और ममता को इससे तकलीफ है। इस भरी दोपहरी में जिस प्रकार से लोग आज सड़कों पर हैं, इस परिवर्तन यात्रा को अपना समर्थन दे रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि इस बार बंगाल के लोग यहाँ परिवर्तन करने वाले हैं और यहाँ कमल फूल की सरकार बनाने वाले हैं। क्योंकि पिछले 15 सालों से यहाँ पेयजल को ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, स्वास्थ्य ले लीजिए, रोजगार, विकास, यहाँ पर सब बहुत कोसों दूर है और लोग देख रहे हैं कि भारत के अन्य राज्य जहां पर डबल इंजन की सरकार बनी है वहां तेज गति से विकास हो रहा है। इसलिए अब बंगाल भी उस तेज गति की विकास की पंक्ति में खड़ा होगा और यहां भी डबल इंजन की सरकार बनाएगा, इस बार परिवर्तन करेगा। कितनी सीटें लग रहा है कि इस बार नहीं, बड़ा बहुमत आएगा, बड़ा बहुमत आएगा। तो कह रही है कि इस बार जो पिछली दफा 70 सीट भी आई थी वो भी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में फंसे प्रदेश के लोगों को लेकर बड़ा बयान दिया। ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों के संबंध में उन्होंने बताया कि राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय बनाकर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली स्थित राज्य का आरसी कार्यालय भी इस दिशा में काम कर रहा है और वहां मौजूद लोगों से संपर्क स्थापित किया गया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। नहीं, उसके लिए हम विदेश मंत्रालय के लगातार संपर्क में हैं और हमारा जो दिल्ली का आरसी कार्यालय है वो लगातार उस पर काम कर रहा है। अनेक लोगों से वहाँ संपर्क भी किया गया है। सभी को सुरक्षित निकालने के लिए हम पीएमओ से भारत सरकार के जो विदेश मंत्रालय हैं, अन्य जो वहाँ पर इनका कोऑर्डिनेशन करने वाले लोग हैं, उन सभी के संपर्क में हमारा प्रयास है सभी को सुरक्षित निकालने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 मार्च को हरिद्वार के महत्वपूर्ण दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 5 लाभार्थियों को भारत की नागरिकता के प्रमाण पत्र सौंपेंगे। प्रमाण पत्र मिलते ही ये 5 व्यक्ति आधिकारिक रूप से भारत के नागरिक बन जाएंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री राज्य सरकार के विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। आपको मैं ये भी बता दूं कि बीते 1 वर्ष में 162 लोगों को पहले ही भारतीय नागरिकता दी जा चुकी है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 मार्च से गैरसैंण में शुरू हो रहा है। इसमें कई महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। इसमें समान नागरिकता संहिता यानी यूसीसी संशोधन विधेयक भी शामिल है। अब तक विधानसभा सचिवालय को 4 विधेयक प्राप्त हो चुके हैं और विभिन्न विभागों की वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट भी सदन पटल पर रखी जा चुकी है। इस 5 दिन के सत्र में अब तक 580 से अधिक प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं, जिनके उत्तर सत्र के दौरान प्रस्तुत किए जाएंगे। स्पीकर ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। क्या कुछ तैयारियां हैं, कितने पर्सन आए? देखिए, ऐसा है कि भराड़ीसैंण गैरीसैंण में इस बार हमारा सत्र होने जा रहा है। बजट सेशन है, गवर्नर साहब का भी अभिभाषण होगा, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। आपने देखा होगा इस बार हमारी जो सिक्योरिटी की बैठक हुई है वो भी काफी समय पहले कर दी गई थी, ताकि हर तरह से चाक चौबंद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन रहे और साथ ही साथ विधानसभा सचिवालय को जिस तरह की वहां पे व्यवस्था करनी है ताकि सुचारू रूप से हमारा सत्र चल। जनपद चमोली के जोशीमठ ब्लॉक अंतर्गत रेगाड़ी गांव में शराबबंदी को लेकर बड़ा कदम उठाया गया। ग्राम प्रधान हेमा देवी, महिला मंगल दल उपाध्यक्ष
पवित्रा देवी और युवक मंगल दल अध्यक्ष नवीन चंद्र की अगुवाई में एक सामूहिक बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। गांव में सभी सामाजिक कार्यक्रमों में शराब और नशीले पदार्थों का सेवन और वितरण पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। यदि कोई व्यक्ति शराब पिलाता या पीता पाया गया तो उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सर्वसम्मति अध्यक्ष श्रीमती पवित्रा देवी, तुम अपन नाम बोलो। अध्यक्ष के समस्त ग्रामवासी महिला मंगल दल यह शपथ लेते हैं कि किसी भी कार्य में शराब प्रतिबंध की जाएगी और किसी भी कार्य में शराब का प्रचलन किया जाए तो उसे दंडित शुल्क 50,000 से 25,000 तक जुर्माना किया जाएगा। मैं समस्त ग्रामवासियों से अनुरोध करती हूँ कि इस कार्य को करने में सहयोग कर। बढ़ते अगली खबर की ओर। 9 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जा रहा है। इस सत्र के लिए विधायकों ने अपने सवालों और मुद्दों के साथ तैयारी पूरी कर ली है। पुरोला से भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि ये सत्र ऐतिहासिक होने जा रहा है। उन्होंने विधानसभा को न्याय का मंदिर बताते हुए बताया कि जैसे लोग मंदिर में अपनी मनोकामनाएं लेकर जाते हैं, वे भी अपने क्षेत्र के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल सदन में उठाएंगे। विधायक ने ये भी कहा कि वे सरकार का ध्यान क्षेत्रीय समस्याओं और विकास कार्यों पर आकर्षित करेंगे। तो वैसा सत्र होने जा रहा है, तो आपके क्षेत्र के कुछ सवाल आपने लगाए हैं या क्या प्रमुख समस्या जो आप चाहते हैं कि सत्र के माध्यम से उठे कीजिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ कि ये जो सत्र है ये एक ऐतिहासिक सत्र उत्तराखंड के लिए, क्योंकि ये अंतिम सत्र है इस विधानसभा पंचवर्षीय का बजट सत्र जो है। तो इस बजट सत्र में डेफिनेटली जो भी जनहित के मुद्दे प्रत्येक विधायक या मंत्रीगण से हम अपने विधानसभाओं की जो है समस्याएं उनको जो है सत्र में रखा जाता है। डेफिनेटली वो एक तरीके से जैसे भगवान के पास हम माथा टेकते हैं तो वहाँ से हम एक दुआ करते हैं कि कुछ और अच्छा हो। इसी तरीके से सत्र के दौरान जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वो उस मंदिर में, क्योंकि वो न्याय का मंदिर है, तो उस मंदिर में जो है बहुत सभी लोग वहाँ रहते हैं, अधिकारी हो, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हो, चाहे सभी मंत्रीगण हो, तमाम चीज़ें। तो डेफिनेटली ये सत्र एक ऐतिहासिक बनने वाला है। और सबसे मैं बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा कि जिन्होंने जो है इस सत्र में पिछली वर्ष की अपेक्षा करता है इस बार जो बजट का जो प्रावधान है वो 10% बढ़ाने का काम किया है। तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति है, तो उसकी चिंता की है और उसको जो है कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। उत्तराखंड में बूथ लेवल एजेंट BLA 2 की नियुक्ति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार कांग्रेस का औसत 76.65% रहा, जबकि भाजपा केवल 71.74% तक ही पहुंच पाई। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दोसानी ने इसे पार्टी के लिए शुभ संकेत बताया और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये आंकड़े कांग्रेस नहीं बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए हैं। बहुत ही शुभ संकेत के रूप में देखती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने उन कर्तव्यनिष्ठ, उन समर्पित, उन अपना बहुमूल्य समय देने वाले, योगदान देने वाले सारे अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को, जिनकी ड्यूटी माननीय अध्यक्ष जी ने लगाई है इस कार्य में BLA 1 BLA 2 बनाने की ड्यूटी में, उन सबको हृदय की गहराइयों से साधुवाद और आभार, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ समस्त कांग्रेस जनों की तरफ से कि आपने वाकई हमें गौरवान्वित किया है और बहुत ही लगन के साथ आप काम कर रहे हैं। वहीं मैं भाजपा से कहना चाहती हूँ कि आपने खरगोश
और कछुए की कहानी सुनी होगी। आप निश्चित रूप से आज अहंकार में आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को तो बस्ते पर बैठने वाला नहीं मिलेगा और ये कहीं BLA 1 BLA 2 नजर नहीं आएंगे, लेकिन आप भूल रहे हैं कि जन क्रांति या जन चेतना इसी तरह से पैदा हुई थी। आपके अराजक कार्यकाल से, अन्यायपूर्ण और अत्याचारी कार्यकाल से इतना आजिज आ चुकी है हर राजनीतिक पार्टी और जनता कि इस वक्त तो करो या मरो की स्थिति है हमारी। तो कहीं ना कहीं पूरा दमखम लगा रखा है सभी कार्यकर्ताओं ने। और जो खाई है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो आंकड़े जारी किए ये कांग्रेस ने नहीं किए, ये आंकड़े जारी किए राज्य निर्वाचन आयोग ने। तो भाजपा के किसी भी प्रवक्ता को यदि शिकायत करनी है या आईना दिखाना है तो राज्य निर्वाचन आयोग जाए। दूसरा, जो प्रतिशत की खाई है आपस में, कांग्रेस के प्रतिशत BLA 2 के, BLA 1 के और भाजपा के, वो इतनी बड़ी खाई है, कोई दो। राजधानी देहरादून में रिस्पना और बिंदाल नदियों पर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों को शिफ्ट करने और हटाने की प्रक्रिया तहत नोटिस भेजे जा रहे हैं। इस बीच स्थानीय भाजपा विधायक खजान दास ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर इन लोगों को अवैध बताकर हटाया जाता है तो हम भी अवैध है, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में हमने बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाएं दी है। उन्होंने कहा कि पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जो 114 के करीब घर चिन्हित हुए हैं, उनको शिफ्ट करने की बात हो रही है, लगता है कि तरीका देखिए, हमने बस्तियों में सड़कें भी बना दी है, बिजली पानी भी दे दिया है, और दोष हम ही लोगों का है। अगर अवैध आज बोलते हैं तो फिर हम ही अवैध है कि हम लोगों ने उनको सारी व्यवस्थाएं वहां पे करवा दी। अब यदि एलिवेटेड सड़क हमारी बनती है तो उसमें शिफ्टिंग का करना पड़ेगा। पहले उतने परिवार हैं, उनको कहीं ना कहीं जगह देनी पड़ेगी, शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार इंसान है, इंसानियत के नाते हम सबको ये देखना भी है। और मैं तो चाहूँगा कि ठीक बात है कि ट्रैफिक का जिस प्रकार से बाहर पड़ रहा है देहरादून शहर के अंदर, एलिवेटेड रोड बनना जरूरी है, किंतु उससे पहले हम उन लोगों की चिंता करें जो उस क्षेत्र में रह रहे हैं, जो बस्तियों में अपने दिन गुजार रहे हैं, इसलिए उसकी चिंता पहले करनी है। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर लोक निर्माण विभाग ने तैयारियां तेज कर दी है। यात्रा मार्गों की स्थिति सुधारने के लिए विभागीय स्तर पर लगातार समीक्षा बैठकें की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर राज्य मार्गों तक सभी संबंधित एजेंसियों को समय से पहले सड़कें दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं कि PWD सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि NH के चीफ इंजीनियर हाल ही में चमोली से बद्रीनाथ तक का निरीक्षण कर लौटे हैं। देखिए, चारधाम यात्रा के लिए अभी जैसे हमारे NH के हमारे जो चीफ इंजीनियर हैं, वो उनको मैंने भेजा था, वो जाके आए हैं, चमोली बद्रीनाथ तक गए थे वो, और मेरे द्वारा स्वयं भी इसमें आगे जल्दी ही एक दौरा किया जाएगा। और फील्ड में ये निर्देश दिए जा चुके हैं कि अपने अपने सड़कों की तैयारी कर लें। तो मेन स्ट्रेच है इसमें वो NH का है, NH PWD का, BRO का है, और थोड़ा सा पार्ट NHIDCL का है। इनके साथ मैं हर 15 दिन पर मीटिंग करता हूँ और सारी सड़कों की जो भी सिचुएशन है, जिसमें जो भी इशूज है, उसको हम लोग टेकअप करते हैं। प्रयास यही रहेगा कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सभी सड़कें दुरुस्त कर ली जाए। अच्छा सर, इसमें एक चीज उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बात रखी है। कुकरेती ने कहा कि राष्ट्रीय दलों ने हमेशा उत्तराखंड की जनता को छला है, लेकिन अब जनता सब कुछ समझ चुकी है। उन्होंने दावा किया कि 2027 में उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बनेगी। साथ ही पार्टी ने चुनाव संचालन की जिम्मेदारी जयप्रकाश उपाध्याय को सौंपी है, जिन्होंने कहा कि संगठन मजबूती से चुनावी मैदान में उतरेगा और जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगा। कि जो इस समय उत्तराखंड क्रांति दल धरातल पर जो काम कर रहा है, कुछ लोगों को ये भ्रांतियां हैं, और जो हम आज जो यह है कि ज्यादातर लोगों में देख रहा हूं कि लिख रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो ये लिख रहे हैं कि खाली उस पे दिखाई दे रहे हैं, ये फेसबुकों पे और उस पे।
और हम ये कह रहे हैं कि तमाम लोग आज का जो है वो देखे कि कहाँ कहाँ कार्यक्रम हो रहा है उत्तराखंड क्रांति दल का, वो जग जाहिर है। और देखिए अतिशयोक्ति नहीं होगी, और मैं देखिए कम से कम हम जैसे लोग झूठ नहीं बोलेंगे, हजारों की तादाद में जो है उत्तराखंड क्रांति दल के साथ, और वो दिख रही है भीड़। कल लगातार मेरे 3 कार्यक्रम। सही, आपका धन्यवाद। ये बात सही है कि चुनौतियों भरा आज है, और लेकिन माननीय अध्यक्ष जी ने और जो वरिष्ठ नेताओं से आपस में चर्चा कर माननीय अध्यक्ष जी ने जो जिम्मेदारी दी है, मैं समझता हूँ कि मैं सब साथियों को साथ पे लेकर बेहतर चुनाव प्रबंधन 2027 में हम लोग करेंगे। और राष्ट्रीय पार्टियों के प्रबंधन तो पैसे से हो सकते हैं, लेकिन हम ऐसा प्रबंधन करेंगे कि हम गांव-गांव में अपने जो बूथ पर हमारी युवा टीम गठित हो रही है, उनको कैसे हम राष्ट्रीय पार्टियों के खिलाफ चुनाव प्रबंधन में लगाएंगे, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि हम राष्ट्रीय पार्टियों को भी इस बार मात देने वाले हैं, और बेहतर चुनाव प्रबंधन आपको दिखेगा। मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी हमारे इस प्रबंधन में, जिस प्रकार से राज्य के आंदोलन बनाने में पत्रकारों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, आप सभी क्योंकि समाज के मुख्य अंग आप लोग हैं, तो आप भी हमारे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रदेश की सियासत में आगामी चुनावों को लेकर हलचल तेज हो गई है। सभी दल संगठन विस्तार और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने में जुटे हैं। हाल ही में भाजपा और कांग्रेस ने अन्य दलों से नेताओं को सदस्य दिलाई है। इस बीच भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने बताया कि कांग्रेस भाजपा के सामने टिक नहीं सकती है और 2027 में भी जनता भाजपा को हैट्रिक के साथ सत्ता सौंपेगी। बड़ी दीवार बनती हुई नजर आई। देखिए, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं से कहीं तक नहीं ठहरती। 2014 के चुनाव से ले लीजिए आप, 14 का चुनाव था, कांग्रेस इसी प्रकार की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। क्या रिजल्ट रहा? 5-0 कांग्रेस, 0 भारतीय जनता पार्टी 5। 17 का चुनाव आया, कांग्रेस ने फिर बड़ी बड़ी बातें शुरू कर दी। क्या रिजल्ट रहा? इस प्रदेश की देवतुल्य जनता ने 11 में समेट के रख दिया कांग्रेस को। फिर 19 का चुनाव आया, कांग्रेस ने कहा कि नहीं, अब तो इस बार तो बस ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या हुआ? वही रिजल्ट। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने 0 का स्कोर दिया, 0-5-0। फिर कांग्रेस को 22 में उम्मीद जगी कि नहीं, इस बार तो हमारा नंबर लग ही जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा। इसी उम्मीद के सारे कांग्रेस जो है सपने देखने लगी। लेकिन सारे पूर्व अनुमानों को ध्वस्त करते हुए, पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए, इस प्रदेश की देवतुल्य जनता ने पुनः भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी और कांग्रेस को विपक्ष में बैठने का काम दिया। अब कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें जितनी मर्जी कर ले, लेकिन जागरूक जनता है, जन जी है, सोशल मीडिया का जमाना है, धरातल की सारी चीजें जो है उपलब्ध हैं। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, सब सामने दिखता है। और इस प्रदेश का युवा, इस प्रदेश का बुजुर्ग, इस प्रदेश की मातृशक्ति पुनः 2027 में भारतीय जनता पार्टी को हैट्रिक। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हो रहे हमलों के बीच मंगलोर क्षेत्र के लोगों की चिंता बढ़ गई है। मंगलोर से 30 से अधिक कामगार और छात्र छात्रा ईरान में रह रही है। युद्ध जैसे हालात बनने के बाद परिजनों की बेचैनी और चिंता बढ़ गई है, क्योंकि कई परिवारों का अपनों से संपर्क टूट चुका है। मंगलोर विधायक काजी निजामुद्दीन ने भारत सरकार से ईरान में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। मैंने चिट्ठी लिखी है। मंगलौर के लगभग 30 लोग ईरान में हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ नौकरियां करते हैं, कुछ ज़ियारत के लिए गए हुए थे, और ऐसे मैं समझता हूँ बहुत बड़ी तादाद ऐसी होगी जो उत्तराखंड के लोग होंगे, और उत्तराखंड के साथ साथ देश भर के लोग तो वहाँ काफ़ी होंगे। तो मैंने यहाँ उत्तराखंड के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब को एक लेटर लिखा था कल, और मंगलौर के लोगों का मैंने नाम की लिस्ट भेजी थी कि ये लोग फंसे हुए हैं
तो चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस से मेरे पास एक तकरीबन वहाँ अजीजों को मिला के होंगे 15-20 आदमी। और से तो कोई बात ही नहीं हुई, बस बेटे से ही बात हुई अभी 1 घंटा पहले। बताया कि हम यहाँ खैरियत से हैं, घबराने वाली बात नहीं। बाकी जंग तो है ही, कब क्या होता है कुछ पता नहीं है। कोई बात नहीं हो पाई क्योंकि नेट नहीं है ना वहाँ पर, थोड़ी देर नेट आता है। 1 मिनट बात हुई होगी, ज़्यादा बात भी नहीं हो पाई। तो ये अगर वो ला सकते हैं तो बेहतर है, ले आऊँ आ जाए। बल तो हमें लड़के से उम्मीद नहीं कि वो आवें, क्योंकि वो काफ़ी टाइम हो गया वहाँ रहे, तो वो हमारे भी दिल में ये अगर कोई ऐसी बात नहीं, अगर वो नहीं आना चाहते। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के नेतृत्व में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। आपको मैं ये जानकारी दे दूं कि एसटीएफ कुमाऊं यूनिट कोतवाली, गदरपुर पुलिस और औषधि निरीक्षक की संयुक्त टीम ने गदरपुर बाजार स्थित एक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की, जिसमें 9,416 ट्रामाडोल मिश्रित कैप्सूल, 1,300 एल्प्रोजाजोलम टैबलेट और 51 बोतल कोडिन युक्त कफ सिरप बरामद किए गए। आरोपी मेडिकल स्टोर स्वामी राजकुमार और को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। औषधि निरीक्षक उधम सिंह नगर सत्ता थाने की टीम के द्वारा एक गदरपुर स्थित एक दुकान मेडिकल स्टोर पे मुखबिर की सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान वहां पर उपस्थित राजकुमार पुत्र बनवारी लाल जो गदरपुर के रहने वाले हैं, इनको अरेस्ट किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि मेडिकल स्टोर का संचालन उनके खुद के द्वारा किया जा रहा था। इसमें भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयों की बरामदगी हुई है, जिसमें 9,416 प्रतिबंधित कैप्सूल, 1,300 टैबलेट और 51 कप सिरप बरामद हुए। मेडिकल स्टोर स्वामी को गिरफ्तार किया। देहरादून के शैक्षणिक संस्थानों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी ने महत्वपूर्ण दौरा किया। उन्होंने दून मेडिकल कॉलेज में प्रशासन और चिकित्सकों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने संस्थान में जेंडर इक्वालिटी और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के प्रयास पर संतोष व्यक्त किया। प्रोफेसर त्रिपाठी ने मेडिकल शिक्षा में छात्रों, शिक्षकों और डॉक्टरों के बीच बेहतर संवाद को अनिवार्य बताया। निरीक्षण में पाया गया कि कॉलेज में कोई मानवाधिकार संबंधी शिकायत लंबित नहीं है। मेडिकल कॉलेज में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत अच्छी हैं, और इन्होंने खुद जो है बहुत से सेल्फ इनिशिएटिव लिए हैं मानवाधिकारों के लिए। और प्रिंसिपल और यहाँ के सभी ऑफिशियल्स और डॉक्टर्स के साथ हमारी मीटिंग हुई और सभी ने ये बात मानी कि जो हमें आपकी तरफ से सलाह मिल रही है हम उसको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। खासकर ह्यूमन राइट एजुकेशन एंड जेंडर इक्वलिटी को लेकर के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एज ए स्पेशल मॉनिटर के रूप में जो मैंने बातचीत की और सभी लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है। और मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ की ये लगी कि इन लोगों की तरफ से खुद बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसको और भी माइन्यूटली किस तरीके से हम आगे ले जा सकते हैं और यहाँ के टीचर, स्टूडेंट्स और जो यहाँ के सर्जन्स हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन और भी बेहतर हो सकते हैं। आज हमारे पास ह्यूमन राइट्स कमीशन से प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी जो स्पेशल मेंटर आए हैं और उन्होंने यहाँ पे पूरा इंस्पेक्शन किया और यहाँ पे हम लोग के संग सारी फैकल्टी के संग वार्ता करी। तो उन्होंने जो हमें कुछ बातें बताई, जैसे कि उनका ये मंतव्य था कि कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन पे कोई हम प्रोग्राम या हम 3 महीने में उस पर एक हम लोग की मीटिंग होनी चाहिए और क्या हम कोई कोर्स बना सकते हैं। और वो यहाँ पे जो भी यहाँ पे कार्यक्रम चल रहे हैं जैसे मेंटर मेंटी प्रोग्राम है, एंटी रैगिंग स्क्वाड्स हैं, उसको लेके जब चर्चा हुई तो उसको लेके वो काफ़ी पसंद और उनको अच्छा लगा कि हाँ यह सब कॉलेज अपने लेवल पे खुद से ही कर रहा है। तो उन्होंने ये भी साझा किया कि वो चाहेंगे कि ऐसे अच्छे प्रोग्राम्स हमारे कॉलेज में चल रहे हैं वो पूरे देश में उनको चलाया जाए। और उन्होंने जो भी फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए ENB न्यूज़। नमस्कार।